नमस्कार। आज सवेरे में मैं समीना आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारी आज की मेहमान एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने आधी आबादी को बहुत करीब से देखा, समझा और सुना है। महिला आंदोलनों का वो शुरू से हिस्सा रही हैं और हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ हैं डॉक्टर इंदु अग्निहोत्री, जिनका ताल्लुक है सेंटर फॉर वुमेन्स डेवलपमेंट स्टडीज से। स्वागत करते हैं हम आपका इंदु जी आज सवेरे कार्यक्रम में। पुराने वक्त से लेकर अगर हम आज तक के वक्त की बात करें और उसमें खास तौर पर अगर हम औरत की स्थिति की बात करें और उसमें भी अगर हम सामाजिक और आर्थिक संदर्भ में बात करें तो आपको लगता है कि बदलाव आया है? बदलाव तो हर चीज में आया है और हर स्तर पर आया है, लेकिन महिलाओं की स्थिति को समझने के लिए हमें कोई अलग से देखने की एक स्तर पर जरूरत नहीं है, क्योंकि वो समाज का हिस्सा है। तो समाज में जो भी बदलाव आते हैं, जो उनका असर अलग अलग हिस्सों पर पड़ता है, तो उन हिस्सों में, उन तबकों में जो औरतें हैं, उन सबका असर सीधे सीधे औरतों पर पड़ता है। जहाँ तक बदलाव का सवाल है, उसके कई पहलू होते हैं। सबसे मैं समझती हूँ आज की तारीख में जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो है आर्थिक स्थिति। अगर हम औरतों के बीच जाएं और उनसे उनकी दिक्कतों के बारे में पूछें तो सबसे जो विरोधी बात दिखती है कि औरत, खास तौर से जो बड़ा तबका जो गरीब औरतों का है, उन औरतों के पास आपसे बात करने का भी वक्त नहीं होता है। वास्तविकता ये है। लेकिन अगर आप हमारे आंकड़े उठा के देखें या उनकी अपनी जिंदगी में उसका क्या असर पड़ रहा है, तो एक बिल्कुल विरोधी स्थिति होती है कि उनको वर्कर नहीं माना जाता, उनके काम की कोई अहमियत नहीं मानी जाती, आंकड़ों में उनके काम के कोई आपको अक्सर जिक्र नहीं मिलेगा, वो उसका सोशल रिकग्निशन नहीं है, और क्योंकि उसके एक सामाजिक स्वीकृति नहीं है, मान्यता नहीं है, तो उस काम की कोई क्योंकि अहमियत नहीं है, उसका औरत की जिंदगी पर सीधा असर पड़ता है। तो उसका अपना सामाजिक दर्जा जो है, उसमें जो सामाजिक नजरिया है वो उसे एक बोझ की तरह देखता है। तो ये चीज जो है, ये जो नजरिया है, ये नजरिया औरत की जिंदगी को के हर कदम पर उसका पीछा करता है एक तरीके से, और उसको, जिसको हम कहते हैं सोशल डिग्निटी, एक मानवीय अधिकार जो मिलने चाहिए, जो एक परिवार के अंदर हो, चाहे नागरिकता के स्तर पर हो, चाहे हमारे साहित्य में, चाहे हमारे एकेडमिक उसमें जो रिफ्लेक्शन उसकी होती है, हर स्तर पर हम देखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि उसका जो सरकारी नीतियां हैं उस पर सबसे बड़ा असर पड़ता है। और सरकारी नीतियों में भी जब प्लानिंग कमीशन या जो भी जहाँ संस्थाएं, जहाँ निर्णय लिए जाते हैं, जब वो बैठते हैं फैसले लेने, तो अचानक उनको सिर्फ पुरुषों का चेहरा याद आता है। किसान है तो पुरुष है, वर्कर है तो पुरुष है, टीचर है तो, जबकि टीचर्स में तो बहुत बड़ी संख्या वुमेन की है। लेकिन ये जो एक विरोधी स्थिति है, ये औरत की जिंदगी का एक बहुत बड़ा उसके दिक्कत का एक सोर्स है, उसका स्रोत है। स्त्री सशक्तिकरण की बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, बड़ी जोर शोर से बातें होती हैं, अखबारों में भी छपता है, किताबें भी लिखी जाती हैं और स्टडीज भी होती हैं जो आपसे भी आपका डिपार्टमेंट भी करता है, और भी बहुत से डिपार्टमेंट हैं जहां औरतों को लेकर स्टडी की जा रही है। ये तमाम चीजें क्या उस औरत तक के पहुंचती हैं जिसका अध्ययन किया जा रहा है, जिसके लिए किया जा रहा है, और क्या वो उसे पढ़कर खुद अपने आप को सशक्त करने का प्रयास कर पाती है? इसमें तो कई चीजें हैं। पहली बात तो जहाँ तक जो लिखा पढ़ी का सवाल है, उसमें कितनी औरतें पढ़ी लिखी हैं और क्या सहूलियत उनको उन इलाकों में है जहाँ वो रहती हैं, और अपनी रोजाना की जिंदगी से जूझते हुए उनको कितना वक्त है कि वो इस सब जानकारी को हासिल करें। जहाँ तक उस जानकारी को हासिल करके अपनी जिंदगी बदलने का सवाल है, तो उन तक उतना ही पहुँचता है जितना, मतलब जैसे हम जो शोध करते हैं,
अगर हम लोग अपने संगठन और संस्थाओं के साथ मिल करके उनके बीच में अपनी रिपोर्ट्स, अपनी फाइंडिंग्स को लेकर के वापस जाते हैं, जो अक्सर हम लोगों का प्रयास होता है, लेकिन सब लोग ऐसा नहीं करते हैं, सब लोग कर भी नहीं पाते। लेकिन मैं समझूंगी उसका उनके सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ उतना ही होगा जितना सरकार पहुंच पाती है। जब सरकार, जिसका इतना बड़ा शासन तंत्र है, वो नहीं पहुंच पाती, तो हम लोग तो उतनी दूर, उतने अंदरूनी इलाकों में पहुंचते हैं। मैं समझती हूँ महिला संगठन बहुत से हैं हर स्तर पर इस देश के अंदर, और अलग अलग तरीके से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी दिक्कतें हैं। इंदु जी, वही योजनाओं और घोषणाओं की बात जो आपने अभी की, उन योजनाओं या उन घोषणाओं का लाभ क्यों नहीं उठा पाते? योजना, घोषणा और हक, इनमें फर्क है। क्या है कि हमारे समाज के अंदर जो आजकल जो नीतियां चल रही हैं, उसमें बातचीत में तो हक की बात आ रही है, लेकिन वास्तव में देश के अंदर जिस तरीके से आर्थिक विषमता बढ़ती जा रही है, उसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही उस विषमता के शिकार हैं। इतनी असमानता बढ़ गई है, और पिछले 15-20 साल में देखें हम, 90s का जो दौर, जो ये न्यूलिबरल पॉलिसीज का जो दौर है, उसके चलते तो आप जितने भी आंकड़े राष्ट्रीय स्तर पर जो रिपोर्ट्स आई है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स उठा के देख लीजिए, ILO की रिपोर्ट्स उठा के देख लीजिए, हमारे NSSO के आंकड़े, जो भी आंकड़े मौजूद हैं हमारे सामने, वो सब इस बात को स्पष्ट करते हैं कि देश के अंदर और देश के बाहर अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर भी असमानताएं बढ़ी हैं। तो जब असमानताएं बढ़ती हैं, और अगर आपकी आधी आबादी गरीबी रेखा के नीचे जी रही है जिंदगी, तो उसमें आप ये मान लीजिए वो औरतें जिनके के काम के कोई मान्यता नहीं है, उनको काम मिलता नहीं है, और काम जो वो कर रही हैं उसके उनको कोई आमदनी नहीं मिलती है, या उसको कोई मान्यता नहीं है, तो वो औरतें हर तबके में, चाहे कृषि में देखें हम, खेती के इलाके, ग्रामीण इलाके में, चाहे शहरों में, सबसे कम आमदनी वाला काम, सबसे कम जिसमें जिसे हम असंगठित क्षेत्र में तो औरतें सबसे ज्यादा तादाद में मौजूद हैं, और जो भी कामगार औरतें हैं वो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र में हैं। वहाँ काम के घंटे देख लीजिए, काम के हालात देख लीजिए, आमदनी कितनी होती है। आप 15-16 घंटे काम करें और उसके बाद अगर आपके हाथ में 10 रुपए आ जाए तो आप धनी मत समझिए, और उसके लिए उनके सेहत पर, उनके पूरे सामाजिक जीवन पर जो असर पड़ता है, ये तक वो कहती हैं, अगर उनके पास आप जाएं तो वो बताती हैं, क्योंकि ये बहुत आता है कि औरतों के ऊपर हिंसा होती है और हिंसा बढ़ रही है, ये हमारे आंकड़े भी दिखाते हैं। तो वो ये बताती हैं कि हम 15-16-17 घंटे जब इस काम में लगे रहते हैं, कई बार हम खाना नहीं बना पाते, हम वो सब, और उसके बाद इस बात के लिए भी उनको हिंसा झेलनी पड़ती है कि आप घर का काम नहीं कर पा रही हैं ठीक से, जबकि आप घर में रह रही हैं, लेकिन वो घर में औरत रह करके वो कामगार है। इस बात की स्वीकृति क्योंकि समाज में नहीं है, तो उसके ना तो उसके इकोनॉमिक राइट्स के हम सिक्योरिटी मेंटेन कर पा रहे हैं, ना उसकी सोशल सिक्योरिटी। सबसे बुरी हालत है संगठित क्षेत्र की कामगार महिलाओं की, आपको लगती है? बातचीत का सिलसिला हम आपसे जारी रखेंगे, ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिएगा आज सवेरे के साथ। और ब्रेक के बाद आज सवेरे में आपका एक बार फिर स्वागत है, और हमारे साथ हैं आज खास मेहमान डॉक्टर इंदु अग्निहोत्री। हिंसा मुक्त समाज या औरत को हिंसा मुक्त समाज देने का वादा कई बार होता है, बहुत कानून उसके लिए लाए जाते हैं, कानूनों पर बात भी होती है। क्या वाकई वो उन कानूनों के बारे में जानती है जो उसके लिए बने हैं? और पिछले दिनों जो स्टडी आई कन्या भ्रूण हत्या को लेकर, उसने भी कहीं ना कहीं एक चिंता फिर पैदा की है। कैसे देखते हैं आप इस बात को? कानून के जरिए आप सामाजिक अपने जितने तनाव हैं वो सुलझा नहीं सकते, तो वो तनाव आते हैं। जैसे हमें हक है कि हम अपनी इच्छा से शादी करें, लेकिन अधिकांश भारत में ये हक समाज नहीं स्वीकार करता है, और परिवार तो बिल्कुल ही नहीं करते। तो उसी रूप से क्या है कि आपको हिंसा से मुक्त जीवन जीने का अधिकार है,
डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, 498A का भी है, जिसको हालांकि आजकल बहुत कोशिश की जा रही है उसको बदला जाए और उसको फिर वापस पीछे की दिशा में ले जाया जाए। तो समाज क्या है, समाज उस बदलाव को नहीं स्वीकार करता है और समाज में जो तत्व विरोधी तत्व होते हैं, जो आधुनिकता के विरोध में खड़े होते हैं, वो कभी अपनी हार नहीं मानते। विरोधी विचारधाराएं जो हैं, तो वो टकराव है, उसको कानून के स्तर पर आप सिर्फ इतना सुलझा सकते हैं कि आप अपने प्रयास से, और सरकार की अगर उसमें इच्छा शक्ति हो और सरकार वहाँ एक स्टैंड लेने को तैयार हो, तो आप एक आधार जो है, उसका बेस जो है वो ऊपर उठाते जा सकते हैं। लेकिन उससे वो बदलाव एकदम आ जाएगा ये तय करना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए तो सामाजिक आंदोलन, वैचारिक संघर्ष, अपने आपके जैसे टेलीविजन है, अखबार है, साहित्य है, आइडियाज का जो एक पूरा आइडियाज के लेवल पे जो लड़ाई होती है, जो इस समाज का हिस्सा है। वो ये नहीं कि हम कोई लड़ाई छेड़ना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि समाज में अलग अलग तत्व होते हैं, अलग अलग तबके होते हैं, उनकी विचारधाराएं अलग होती हैं, तो वो टकराव निश्चित है। जो विचार है औरत को लेकर या वैचारिक आदान प्रदान जो विचारों का होता है, उसको लेकर साहित्य की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है? साहित्य की भूमिका तो हर दौर में अहम होती है, क्योंकि हालांकि हर कोई नहीं पढ़ता है, न वक्त निकाल पाता है, लेकिन उसके जरिए जो विचार समाज में आते हैं, नए विचार भी पनपते हैं, उसका बहुत एक अहम भूमिका होती है। आज की तारीख में कुछ हम कहें तो विविध और विरोधी रुझान दिखते हैं। एक तरफ स्त्रियां खुद लिख रही हैं, अपने को व्यक्त कर रही हैं, उस अभिव्यक्ति के माध्यम से वो अपनी इच्छा, अपनी महत्वाकांक्षाएं भी जाहिर कर रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ स्त्री विमर्श में एक चीज देखने को मिल रही है, और स्त्री विमर्श के नाम पर जो लिखा जा रहा है उसमें क्योंकि आजकल कल्चर, संस्कृति और एकेडमिक्स में भी, जिसको हम कहते हैं कल्चरल स्टडीज का दौर काफी हावी है, उससे ये महसूस हो रहा है जैसे कि सिर्फ नजरिया बदलने से और औरत के अपनी इच्छाओं को सामने आने देने से बात बदल जाएगी। लेकिन जो संगठन है, जो आंदोलन है, आमतौर पर महिला आंदोलन से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो ये महसूस करते हैं कि दोनों चीजें साथ होती हैं। एक तो जो सामाजिक आर्थिक आधार है आपके समाज का, उसमें अगर अधिकार नहीं मिलेंगे तो सिर्फ विमर्श के जरिए हम उन उलझनों को सुलझा नहीं सकते। दूसरी चीज, विचारों के स्तर पर भी आप देखिए अलग अलग, एक बहुत ही दकियानुसी, बहुत ही जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं दक्षिणपंथी औरत विरोधी नजरिया भी सामने आ रहा है। अखबारों में आप देखिए, हम लोग 80s में कहते थे औरतों के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं है, आज आपके कलर सप्लीमेंट्स भरे पड़े हैं, लेकिन क्या वो स्त्री को एक अच्छी नजर से रख रहे हैं? क्या वो स्त्री की को ज्यादा सशक्त बना रहे हैं, या इस बाजारी संस्कृति में, इस बिल्कुल कंज्यूमरिस्ट मार्केट में औरत को भी कंजम्पशन का ही एक ऑब्जेक्ट बना करके पेश कर रहे हैं? तो ये इसमें कोई नैतिकता का सवाल नहीं है कि अश्लीलता है। अश्लीलता तो आज मैं समझती हूँ हमारे समाज का एक हिस्सा बन गई है, लेकिन इसमें हमें खुली बहस चलाने की जरूरत है। और सबसे बड़ी इस चीज की तरफ ध्यान देना है कि फ्रीडम के नाम पर औरत को और कमर्शियलाइज्ड रूप पेश करके औरत का दर्जा हम आगे बढ़ा पाएंगे, वो संभव नहीं होगा। व्यक्तिगत आधार पर हर एक को आजादी होनी चाहिए अपने विचार व्यक्त करने की, लेकिन अगर हम सोचें कि उससे सामाजिक बदलाव एकदम आ जाएगा, वो नहीं होगा, क्योंकि हमारा समाज
दोनों चीजों में बहुत दूरी रखता है। और विरोधी पक्ष के विचार, आप देखिए, धर्म के माध्यम से परंपराओं को लेकर के बार बार कि नहीं ये हमारी परंपरा नहीं है, आप ये नहीं कर सकते, और एक जिसको कि हमारे बहुत से फ्रेंड्स कहते हैं करवा चौथ कैपिटलिज्म आ रहा है कि शादियों में अंधाधुंध खर्चा। मैंने जैसे मैं पढ़ाती थी तो स्टूडेंट से पूछती थी कि भाई आप क्या चाहते हो। हर स्टूडेंट का एक इच्छा होती थी कि जब तक पढ़ना चाहे वो पढ़े, लेकिन परिवार फैसला कहाँ लेता है कि हमें अभी शादी पर इसके इतना खर्चा करना है, तो हम इसको शिक्षा नहीं दे सकते। तो लड़कों को निजी शिक्षा दी जाएगी, प्रोफेशनल एजुकेशन लड़कियों को नहीं दी जाएगी, उनको जो चीपर गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड एजुकेशन है वो दी जाएगी उस तबके में जो हमारा बड़ा तबका, मिडिल क्लास और रिच सेक्शंस की हम बात नहीं कर रहे हैं। आप आई आज सवेरे में हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।